नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर कोटद्वार से है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की थी। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो परिवार को देखिए इंसाफ और न्याय की उम्मीद थी और आज ये कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोटद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड केस को लेकर कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी और इसी को लेकर जोरदार तरीके से कहा जाए तो उत्तराखंड में इसका प्रदर्शन किया गया था। लगातार दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और कोर्ट की तरफ से देखिए ये बड़ा फैसला आया है। तो उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर आज कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए बताया जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से तीनों कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और 2022 को चिला नहर में धक्का देकर हत्या की गई थी अंकिता की। अगर बात करते हैं पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की रहने वाली 22 साल की अंकिता भंडारी की 28 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और इसी को लेकर देखिए आज कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 3 आरोपी इसमें सामने आए थे और बताया जा रहा है कि देखिए ये कोर्ट की तरफ से आज उन तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए। आलोक, परिवार को इंसाफ मिला है और तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आपको बताना चाहूंगा 2 साल 8 महीने चला है। 2 साल 8 महीने पहले जो हत्याकांड हुआ के बाद से ही लगातार परिजन न्याय से लगा रहे थे, कानून व्यवस्था से लगा रहे थे और हम देखने को ये मिला है कोटद्वार की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिलहाल इनको जो आरोपी इस केस में सम्मिलित हैं उनको उम्र कैद की सजा आई है। फिलहाल ये जो फैसला है तारीफ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि फिलहाल ये जो सजा है ये आजीवन कारावास की सजा है और इसके तहत जो है अब पूरी जिंदगी जो है ये तीनों ही आरोपी जेल की हवा खाएंगे। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि उनको जो ये तीनों आरोपी हैं उनको फांसी की सजा हो। हालांकि फिलहाल कोर्ट ने ये जो सजा सुनाई है ये आजीवन कारावास की सजा है और अब देखना ये होगा कोर्ट के इस फैसले के समर्थन में परिजन रहते हैं या आगे हाई कोर्ट के जाकर आपको दोबारा मदद की गुहार लगाते हैं। जी बिल्कुल आलोक, परिवार ने एक लंबा सफर देखा है। 3 साल बाद ये फैसला आया है जिससे कहा जा सकता है कि इंतजार जो उनका था वो कहीं ना कहीं वो रंग लाई है और ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। बात की जाए तो 18 सितंबर और 2022 को ये हत्या की गई थी। आज बिल्कुल देखिए बड़ा फैसला जरूर कोर्ट की तरफ से आया है क्योंकि आजीवन कारावास का ये फैसला है। उसके तहत अब पूरी जिंदगी जो है तीनों ही आरोपियों को जेल में रहना पड़ेगा। ये सिर्फ बेल पे कुछ वक्त के लिए बाहर आ सकते हैं लेकिन इनको सजा जो है पूरी जिंदगी अब काटनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी कि परिजनों की मांग थी कि तीनों आरोपियों को फांसी की सजा हो। हालांकि फांसी की सजा को कोर्ट ने नहीं सुनाई है। 3 धाराओं में इन आरोपियों को जो है दोषी करार दिया गया था। धारा 302 के तहत जो है क्योंकि धारा है 201 के तहत साक्ष्य जुटाने में उनको दोषी करार दिया गया था और 256 यानी कि लज्जा भंग और अनैतिक देह व्यापार की जो धारा होती है उसके तहत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। अभी जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है वो आजीवन कारावास का फैसला है। जैसे मैंने आपको बताया कि परिजनों की मांग थी तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा हो। अब बात यही है कि क्या ये परिजन इसका स्वागत करेंगे या फिर आने वाले वक्त में हाईकोर्ट में जाकर गुहार लगाएंगे और फिर से जो ये दोषी हैं इनको फांसी की सजा करेंगे।
और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये एक लंबा इंतजार देखने को मिला, लेकिन परिवार को न्याय मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उम्र कैद मिली है, जो जानकारी है। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, सजा मिली और उनके परिवारों का लेकिन कहना था कि फांसी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अभी ये अधूरा न्याय है। जब तक वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं होता, उस पुलिस की उच्च अधिकारी को सजा नहीं होती जिसने कमरे को वीआईपी बताया, और साथ में जिन प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के लोगों ने फॉरेंसिक जांच से संबंधित तथ्यों को मिटाने के लिए डोजर चलवाया और आग लगवाई है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक ये अंकिता का न्याय अधूरा है। न्यायाधीश ने सही किया, उन्होंने सबूतों के आधार पर निर्णय दिया है, लेकिन एक प्राकृतिक न्याय होता है, उसका हम इंतजार करेंगे कि उस वीआईपी को भी सजा मिलनी चाहिए जिसकी वजह से एक जघन्य अपराध हुआ, और साथ में उन अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं को भी सजा होनी चाहिए जो इसमें सबूतों को मिटाने में संलिप्त थे। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सहयोगी आलोक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, कोर्ट के बाहर क्या कुछ वहां पर अभी का दृश्य देखने को मिल रहा है? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? क्या कुछ वहां पर है? तो ये बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं। और उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक लंबा सफर रहा, जिस तरीके से परिवार ये इंतजार कर रहा था, 3 साल बाद ये फैसला आया है। और लगातार इसको लेकर देखिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गरिमा जी, जिस तरीके से आप लोगों ने कई इसको लेकर सवाल उठाए थे और लगातार देखा जा रहा था कि आपके भी तरफ से न्याय की मांग की जा रही थी, और अब न्याय सामने आ चुका, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ये अधूरा न्याय है। दरअसल मांग तो उत्तराखंड का प्रत्येक जनमानस फांसी की सजा की कर रहा था, क्योंकि अपराध बहुत बड़ा है। अपराध कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। एक 19 वर्षीय बच्ची जिसने अभी जिसकी आंखों ने सपने देखने शुरू ही किए थे और उसने अपनी दहलीज पार की, समाज से लड़कर, परिवार वालों से लड़कर, उसको पहली नौकरी में ही 20-25 दिन की नौकरी में आप दबाव डालते हैं देह व्यापार का। आप एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर वीआईपी के आगे सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन उस लड़की ने न पैसे के दबाव में आई, न ही भाजपा या सत्तारूढ़ दल के नेताओं के दबाव में आई, और उसने मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन ये न्याय उसकी आत्मा की शांति जरूर होगी। उसके माँ बाप का जो जीवन नरक बन गया था वो जरूर एक तरह से उस यात्रा का एक अंत जरूर होगा कि कोर्ट पर कोर्ट और तारीख पर तारीख वो जो जाते रहे। माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में है, आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है। ऐसे में उनके लिए 2.5 साल का ये सफर बहुत कष्टपूर्ण रहा है। तो निश्चित रूप से इससे उस सबका तो अंत हुआ, लेकिन हम सब ये अपेक्षा कर रहे थे कि जिस तरह का इस क्राइम का नेचर है, जो बहुत ही जघन्य है, विभत्स है, अमानवीय है, तो हमें ये लग रहा था कि तीनों आरोपियों को फांसी होगी, और जरूर क्राइम सीन को ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट को भी कोई न कोई सजा कोर्ट सुनाएगा। 2 बार पुलिस कस्टडी में जो आगजनी वहां पर हुई, साक्ष्य और सबूत नष्ट कर दिए गए, वो पुलिस प्रशासन पर भी जो है सख्ती कोर्ट दिखाएगा, ऐसी हमें अपेक्षा थी। और रेणु बिष्ट पर तो आज तक न सरकार ने, न संगठन ने कोई फैसला लिया, किसी ने बाल बांका नहीं किया, जबकि पूरे उत्तराखंड ने उसको बुलडोजर चलाते हुए देखा वहां वनंतरा रिजॉर्ट में। और सारा जो फोरेंसिक जांच में कुछ निकल के ना आ पाए, इसलिए गरिमा जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी बात जिस तरीके से आपने रखा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, और देखिए तीनों दोषियों को उम्र कैद की ये सजा सुनाई गई है। लगातार देखा जा रहा था कि इसको लेकर सियासत भी बढ़ती जा रही थी, और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया, और अब देखिए ये बड़ा फैसला आ चुका है। बताया जा रहा है कि तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर ये कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 19 मई 2025 को अंकिता हत्याकांड की सुनवाई पूरी हुई थी, और ये देखिए उसकी अगर एक टाइमलाइन की बात की जाए, अंकिता हत्याकांड पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। तो 30 मई 2025 को कोर्ट ने हत्याकांड के सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी लापता हुई, और 1 हफ्ते बाद उसका शव बरामद हुआ था।
24 सितंबर 2022 को देखिए, कहा जा रहा है 1 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी गठित की थी और मार्च 2023 में भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। वहीं 30 जनवरी 2023 को एडीजे कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई हुई और 19 मई 2025 को अंकिता हत्याकांड की सुनवाई पूरी हुई। और अब देखिए 30 मई 2025 को अंकिता हत्याकांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा है। आज कानपुर में विकास योजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। 47,573 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कानपुर मेट्रो के नए भूमिगत सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। पनकी तापीय परियोजना की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए कानपुर के दौरे पर हैं और कानपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कई करोड़ की योजनाओं का और परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि 47,573 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे पीएम। कानपुर मेट्रो के नए भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन भी करेंगे। पनकी तापीय परियोजना की शुरुआत भी करेंगे पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी सौगात है कानपुर वासियों को। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 28 से ईटा निर्माण का ये देखिए बड़ी सौगात दी जा रही है पीएम की तरफ से। पनकी पावर हाउस रेलवे ओवरब्रिज निर्माण जिसका बताया जा रहा है किया जाएगा और पनकी धाम क्रॉसिंग ओवरब्रिज सेतु निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर आने वाले हैं। उनका कानपुर दौरा है और प्रधानमंत्री आज जो है प्रदेशवासियों को 47,600 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मंच बनकर के तैयार हो गया है। यह वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंच जो है वो पूरी तरीके से बन चुका है। तैयारियां जो है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री के आगमन की देर है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री ठीक 2:45 पर यहाँ पर पहुंचेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा पहलगाम अटैक में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार से भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए कानपुर के दौरे पर रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आगे बढ़ते खबर कानपुर से, जहां पर शुभम द्विवेदी के परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के परिवार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और उनका परिवार जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। इसके पहले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के घर गए थे। उन्होंने परिवारजनों से मुलाकात की थी और आज देखिए पीएम कानपुर के दौरे पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि कई कार्यक्रम है और इसके बाद वो शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मिलेंगे। तो उनका परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था और शुभम द्विवेदी की जान चली गई थी, बताया जा रहा है कि आज उन्हीं के परिवार से मुलाकात भी करेंगे पीएम। तो पहलगाम आतंकी हमले की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसके तहत देखिए कहा जा सकता है कि भारत ने कड़ा जवाब दिया था, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस आतंकी हमले में। एक परिवार का अपना एक इकलौता बेटा था जिसे परिवार ने खो दिया। उसकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन देखिए आज पीएम उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। और सहयोगी दीपक हमारे साथ हो गए हैं। दीपक, मृतक शुभम के अगर द्विवेदी की बात की जाए, उनका परिवार जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है, आज पीएम उनसे मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, बताऊं आपको पहलगाम आतंकी हमले में हम जो परिजन हैं प्रधानमंत्री है वो अपने घर से रवाना होते हैं एयरपोर्ट के लिए और बताया जा रहा है कि 2:20 पर जो है मोदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे और परिवार से चर्चा करेंगे और उन्हें जो है हर संभव मदद का आश्वासन दिया जाएगा। जी
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुभम द्विवेदी का परिवार देखिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। बताया जा रहा है कि पीएम आज उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर के दौरे पर रहेंगे आज। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर आईआरएस अफसर योगेंद्र मिश्रा ने गौरव गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए। योगेंद्र मिश्रा ने ट्वीट्स में खोला पूरा घटनाक्रम। गौरव गर्ग पर झूठा केस बदला ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया। योगेंद्र ने गौरव गर्ग पर हमला करवाने का भी आरोप लगाया। गौरव गर्ग की कानपुर तैनाती के समय का जिक्र किया और गर्ग के कार्यकाल की टैक्स जांच में गंभीर खामियां मिली। मिश्रा की तरफ से यह कहा गया, मैंने रिपोर्ट दी जिसके बाद बदले की भावना से कार्रवाई की गई। गौरव पर क्रिकेट मैच विवाद और वीडियो लीक का भी आरोप लगाया गया है। गौरव ने घटना का एडिटेड वीडियो आईपीएस पत्नी से लीक कराया। योगेंद्र मिश्रा का गौरव पर ब्लैकमेलिंग की कोशिश का दावा, वायरल वीडियो दिखाकर 50,000 की फिरौती मांगी गई। एक पत्रकार ने 50,000 फिरौती मांगते हुए ब्लैकमेल किया। योगेंद्र ने गौरव पर गालियां देने, मारपीट का भी आरोप लगाए। योगेंद्र मिश्रा का कहना है कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। कई सीनियर अफसरों ने घटनाक्रम को देखा। योगेंद्र मिश्रा की तरफ से ये कहा गया, गौरव गर्ग जो आयकर विभाग में अधिकारी हैं, उनके द्वारा थाना हजरतगंज पर यह सूचना दी गई कि आयकर विभाग में उनके सहयोगी योगेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा उनसे मारपीट की गई है। उनकी सूचना के आधार पर तत्काल उनका इलाज सिविल अस्पताल में कराया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। उनके द्वारा एक तहरीर थाना हजरतगंज पर दी गई, जिसके में एक एफआईआर पंजीकृत की गई है सुसंगत धाराओं में। वादी गौरव गर्ग का कहना है कि इसी रंजिशवश योगेंद्र कुमार मिश्रा ने 29 मई की दोपहर 3-3:30 बजे आयकर विभाग के अंतर्गत उनसे मारपीट करी, जिसमें उनको चोटें आई हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जो धाराएं बन रही हैं उनमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ती खबर लखनऊ से, जहां पर कृष्णानगर क्षेत्र में झोपड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये भीषण आग लगी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां पर कृष्णानगर क्षेत्र में कई झोपड़ियों में ये भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, ये झोपड़ियों में आग किस वजह से लगी है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए नन्ही, अभी आग के कारणों का जो पता है वो नहीं लगाया जा सका है, लेकिन लखनऊ का ये कृष्णानगर थाना क्षेत्र है और ओशो नगर का इलाका है। यहाँ पर जो तमाम झोपड़ी झुग्गी थी उसमें आग लगी थी और भीषण तरीके से आग लगी थी। आग की हद इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर दूर तक जो उसकी लपटें हैं, जो उसका धुएं का गुबार है वो देखा जा रहा था। फिलहाल स्थानीय पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वहां पर मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है। किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आग जो किस कारण से लगी है, लेकिन एक ये बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि जो झोपड़ी झुग्गियों में जो आग लगी है उससे काफी कुछ लोगों का नुकसान हुआ है और तमाम जो झोपड़ियां झुग्गियां जो हैं वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गई हैं। नन्ही जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये खबर लखनऊ से है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये भीषण आग लगी हुई है। कृष्णानगर क्षेत्र में झोपड़ियों में आग लग गई है। खबर इटावा से है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। दमकल की टीम ने फिर आग पर काबू पाया है। जगहनगर क्षेत्र के हनुमंतपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर इटावा से है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ये भीषण आग लग गई है। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है और दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का काम किया गया है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जगहनगर क्षेत्र के हनुमंतपुरा का ये पूरा मामला है। तो आग किस वजह से लगी है, वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। खबर इटावा से सामने आ रही, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई है और यहां पर रखा हुआ सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। दमकल की टीम को सूचना दी गई, गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है। तो जगहनगर क्षेत्र के हनुमंतपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर बरेली से है, जहां पर पराग डेयरी बूथ संचालक की हत्या कर दी गई। संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची है। कैंट थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पराग डेयरी बूथ संचालक की हत्या कर दी गई है। ये खबर बरेली से सामने आ रही है। संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। ये बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर पराग डेयरी बूथ संचालक की हत्या कर दी गई है और बताया जा रहा है कि संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है और हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची है। फोन आया था हमारे पास, उन्होंने सूचना दी थी कि ऐसे से तुम्हारे भाई यहाँ पे हैं, लेने आ जाओ। वहाँ जाके देखा भाई मृतक तक पड़ा हुआ था। किस अवस्था में थे? गोली लगी हुई थी और जमीन पड़े हुए थे, खून के लथपथ थे। किसी ने गोली मारी है क्या? हाँ, किसी ने गोली मारी है। रंजिश के बाद हुआ था या किसी को कुछ ख्याल है, किसी को कोई सूचना नहीं है। क्या करते थे भाई यहाँ? पराग का बूथ है, वो चलाते थे मेडिसिटी के सामने। और जरा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, डेयरी संचालक की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, मतलब पराग डेयरी का बूथ संचालक था और इसकी देर रात गोली मार के हत्या कर दी गई। बताया जा रहा था कि ये घर से बारादरी थाना क्षेत्र से कैंट थाना क्षेत्र में मोहनपुर ठेरिया में अपने पराग दूध पर गया था और देर रात से लापता बताया जा रहा था। ये परिजन जब फोन करते फोन नहीं उठा रहा था। जब सुबह स्थानीय लोगों ने इस शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। फिलहाल परिजनों की तरफ से अभी पुलिस का कहना है कि कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पैनल से, डॉक्टर के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। अब एक ही शिफ्ट में होगी नीट परीक्षा, नीट पीजी की परीक्षा। कोर्ट का ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है। अब एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी की परीक्षा। कोर्ट का नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को ये निर्देश दिया गया है। तो बताया जा रहा है कि अब एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी परीक्षा ये। और जरा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, बता दें आपको कि लगातार नीट पीजी 2025 को लेकर के जो विवाद चल रहे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीए को निर्देश दिया है कि जो परीक्षाएं हैं वो 2 शिफ्टों में नहीं किया जाएगा, एक ही शिफ्ट में करवाई जाएगी कोई एग्जाम। क्योंकि लगातार देखा जाए यदि 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो उसके निष्पक्षता पे सवाल किया जाता है और उस एग्जाम को लेकर के कई सवाल खड़े हो जाते हैं। वहीं कोर्ट ने एनबीए की दलील खारिज करते हुए ये भी कहा है कि पर्याप्त परीक्षा केंद्र है हमारे देश में, कई परीक्षा केंद्र है। हम यदि लाखों स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हैं जो उनको में एक शिफ्ट में एग्जाम करवा सकते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस पे एक बड़ा फैसला लिया है। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही अब एनबीए को निर्देश दिया गया है कि अब परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। क्योंकि लगातार देखा गया था कि जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होते थे तो उसकी पारदर्शिता पे कई सवाल किए जाते थे, निष्पक्षता पे कई आरोप लगाए जाते थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट इसको लेकर के सहमत भी होंगे। हालांकि चैलेंज काफी रहेगा। आप एक साथ में लाखों बच्चों का अरेंजमेंट करना, लाखों सेंटर बनाना, तो चैलेंजेस काफी रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनके सवालों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खबर जालौन से, जहां पर दबंगों ने एक परिवार के साथ मारपीट की है। शादी समारोह में मामूली कहासुनी होने पर मारपीट की गई है। करीब 8 से 10 दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की है। दबंगों ने मारपीट कर एक व्यक्ति को छत से नीचे फेंक दिया है। व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दबंगों की मारपीट से महिलाओं सहित 3 लोग घायल हुए हैं। आटा थाना क्षेत्र के ग्राम चमारी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील नायक हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है वो जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम चमारी का है, जहां पर शादी समारोह के दौरान दबंगों से मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद 8 से 10 दबंगों ने एक राय होकर लाठी डंडे लेकर पीड़ित परिवार के घर पर धावा बोल दिया और लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। वहीं एक व्यक्ति को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और इस पूरी मारपीट में महिलाओं सहित 3 लोग घायल हुए हैं।
तो जिस व्यक्ति को छत से फेंका गया था उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल रेफर किया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल में पीड़ित ने पूरी मामले की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जी नंदनी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हमीरपुर से, जहां पर किसान ट्रैक्टर समेत कुएं में गिरा है और खेत की जुताई करने के दौरान ये हादसा हो गया है। वहीं सूचना देने के बाद पुलिस नहीं पहुंची है। क्रेन के जरिए रेस्क्यू की तैयारी की जा रही है। पानी के चलते किसान का कोई सुराग नहीं लगा है। पानी को पंप के माध्यम से निकालने का प्रयास जारी है और जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो क्रेन के जरिए लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है और पानी के चलते किसान का कोई भी सुराग नहीं लगा है। तो पानी को पंप के माध्यम से निकालने का प्रयास जारी है। जलालपुर थाना क्षेत्र के ममना गांव का ये पूरा मामला है। खेत की जुताई करने के दौरान कुएं में किसान जा गिरा है। ये खबर हमीरपुर से सामने आ रही है। और वहीं देखिए, क्रेन के जरिए रेस्क्यू की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस लेकिन मौके पर नहीं पहुंची है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर पासपोर्ट ऑफिसों में टीसीएस सिस्टम बैठा है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट ऑफिसों में हजारों आवेदक परेशान हो चुके हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से है। पासपोर्ट ऑफिसों में टीसीएस सिस्टम बैठा और जिसके बाद से कहा जा रहा है कि पासपोर्ट ऑफिसों में हजारों आवेदक अब परेशान हो चुके हैं। तो देखिए, आवेदक जो है वो बेहद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पासपोर्ट ऑफिसों में टीसीएस सिस्टम बैठा है। तो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर जोन में समस्या देखने को मिली है। ये खबर देखिए सामने आ रही है। तो टीसीएस सिस्टम बैठ गया है और जिसकी वजह से अब आवेदकों को परेशानी हो रही है। पासपोर्ट ऑफिसों में हजारों आवेदक बेहद परेशान हो चुके हैं। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर जोन में ये समस्या देखने को मिली है। तो जितने भी आवेदक हैं वो परेशान हो चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से टीसीएस का सिस्टम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। अपॉइंटमेंट के बावजूद भी दस्तावेज जमा नहीं हो पा रहे हैं और जिसकी वजह से आवेदक जो है वो बेहद परेशान हो चुके हैं। तो सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं, सिस्टम फेल हो गया है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए, जो आवेदक हैं वो बेहद परेशान हो चुके हैं। तो पासपोर्ट ऑफिसों में हजारों आवेदक परेशान हुए हैं। बताया जा रहा है कि टीसीएस सिस्टम ठप हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो पिछले एक हफ्ते से टीसीएस का ये सिस्टम ठप हुआ है। लखनऊ और गोरखपुर में ये समस्या देखने को मिली है। अपॉइंटमेंट के बावजूद भी दस्तावेज जमा नहीं हो पा रहे हैं। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, हजारों आवेदक परेशान हो चुके हैं, टीसीएस पूरी तरीके से ठप हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, स्वाभाविक सी बात है। पासपोर्ट देखिए किसी के लिए भी देखिए बहुत जरूरी होता है। कई लोग अपने बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं, तमाम चीजों के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस के साथ साथ देखिए वाराणसी और गोरखपुर जोन की अगर बात करी जाए, एक हफ्ते से देखिए टीसीएस का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से देखिए बैठ चुका है। और टीसीएस मतलब कि अगर समझा जाए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है ये, कि अगर किसी भी तरीके की आपको दिक्कतें आती हैं तो ये जो है आपके पासपोर्ट को चाहे बनाना हो या कागजों को चेक करना हो, उसके लिए आपकी मदद करता है। लेकिन अब आप समझिए कि भीषण गर्मी पड़ रही है, अधिकारी तो एसी में बैठे हैं, लेकिन जो आवेदक है देखिए वो भीषण गर्मी में देखिए जो है वो पासपोर्ट ऑफिसर्स के चक्कर लगा रहा है वहां पर। अब इसमें उनको अपॉइंटमेंट भी मिला है कि आप लोग वहां पर पहुंच जाइए, लेकिन ना वो दस्तावेज जमा कर पा रहे हैं। यानी सिस्टम फेल होने से देखिए जो पूरी सेवाएं हैं ठप हो चुकी हैं। भीषण गर्मी में दूर दराज से लोग वहां पर आए, घंटों से बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब सवाल ये है कि आखिर टीसीएस का जिम्मेदार कौन है, ये सिस्टम कब ठीक होगा? विदेश मंत्रालय और टीसीएस अब तक किसी भी तरीके का कोई ठोस जवाब क्यों नहीं आखिर जी संदीप जी, अब जो आक्रोशित आवेदक वहां पर पहुंच रहे हैं जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ती खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर टिकरी में डबल मर्डर का ये पूरा मामला है। फरार चल रहे बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। 20,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता पुत्र की फावड़े से काटकर हत्या की गई थी। जमीनी विवाद को लेकर दोनों की हत्या की गई थी। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को जेल भेज दिया है। थाना नगला सिंघी के गांव टिकरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 20,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जमीनी विवाद को लेकर पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। खबर फिरोजाबाद से है और टिकरी में डबल मर्डर का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। तो फरार चल रहे बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अगला सिंगी के गांव टीकरी में गत दिनों पूर्व दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। एक आरोपी को, जो कि 20,000 रुपए का फरार इनामी आरोपी था, उसे बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अब तक इस पूरे मामले में 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 6 अभियुक्त पुलिस की नज़र से फरार चल रहे थे, जिन्हें सूचना के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 5 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त, जो कि अभियुक्तों को संरक्षण दे रहा था, उसके आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है अभी 2 आरोपी और फरार हैं, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पूरे मामले में आईजी, डीआईजी, एडीजी और डीजीपी स्तर से मॉनिटरिंग हो रही थी। दिन दहाड़े पिता पुत्र की फावड़े से काटकर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में शासन ने संज्ञान लिया। एसएसपी के निर्देशन पर 3 टीमें गठित की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जल्द से जल्द 2 फरार अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने की बात पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार, फिरोजाबाद। सीतापुर से जहां पर निर्माणाधीन सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भीड़। नरियारपुर से लेकर हैदरपुर तक बन रही है सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और ठेकेदार के द्वारा खराब सड़क ग्रामीणों में इसको लेकर रोष देखने को मिला। एलिया ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा मामला है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां पर निर्माणाधीन सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो नरहरियापुर से लेकर हैदरपुर तक ये सड़क बन रही है और इस सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ठेकेदार के द्वारा ये खराब सड़क बनाई गई है और इसी को लेकर ग्रामीणों में रोष भी देखने को मिला है। एलिया ब्लॉक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हाथरस से, जहां पर बच्ची की ईंट लगने से मौत का ये पूरा मामला है। ग्रामीण परिवार सहित पलायन कर रहा है। दबंगों के पथराव द्वारा बच्ची घायल हो गई थी। 2 दिन पूर्व जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई और दबंगों के डर से परिवार पलायन को मजबूर है। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और दबंगों के डर से परिवार अब पलायन के लिए मजबूर हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कानपुर दौरा है। कानपुर में विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 47,573 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कानपुर मेट्रो के नए भूमिगत सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। पनकी तापी परियोजना की शुरुआत करेंगे पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो देखिए, पीएम आज कानपुर के दौरे पर हैं और तमाम परियोजनाओं की शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मेरठ से, जहां पर खेत में युवक का गोली लगा शव मिला है। बताया जा रहा है कि कल कोर्ट में तारीख पर गया था मृतक। प्रेमिका के परिवार पर यह हत्या का आरोप लगा है। 1 साल पहले प्रेमिका को लेकर भागा था मृतक और मौत से कुछ घंटे पहले प्रेमिका संग रील्स भी बनाई थी। शव के पास पड़ा मिला है तमंचा, प्रेमिका की स्कूटी। भावनपुर थाना क्षेत्र में ये शव मिला था। तो 1 साल पहले प्रेमिका को लेकर ये मृतक भागा था और शव मिला है। बताया जा रहा है कि कल कोर्ट में तारीख पर गया था ये मृतक और प्रेमिका के परिवार पर हत्या का आरोप लगा है। वहीं मौत से कुछ घंटे पहले प्रेमिका संग उसने रील्स बनाई थी और शव के पास तमंचा, प्रेमिका की स्कूटी पड़ा मिला है और भावनपुर थाना क्षेत्र में ये शव मिला है। तो ये बड़ी खबर मेरठ से है। खेत में युवक का गोली लगा हुआ शव मिला है और कल कोर्ट में तारीख पर यह मृतक गया हुआ था। वहीं प्रेमिका के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर मेरठ से सामने आ रही है, जहां पर युवक का शव मिला है। राली चौहान के पास आज सुबह एक गोली लगा हुआ एक व्यक्ति का शव मिला था। सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पर पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। व्यक्ति की पहचान तुषार नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र मेडिकल के सराय काजी के निवासी थे। जो प्रारंभिक वैधानिक कार्यवाही है, पोस्टमार्टम, पंचायतनामा, उसको सुनिश्चित कराया जा रहा है। और बगल में एक स्कूटी और बगल में तमंचा भी पड़ा हुआ था। स्कूटी उन्हीं के मोहल्ले के एक लड़की के परिवार की बताई जा रही है और इसमें जो पहलू हैं सभी पहलुओं पे विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के बाद वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित।
और सारा जानकारी के साथ संवाददाता शोएब जिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? ये तुषार नाम का व्यक्ति है, इसका जो है गांव के ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसको एक साल पहले जो ये लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद उसके जो युवती थी उसके परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। कल जो है कोर्ट में मुकदमे की तारीख थी, तो मुकदमे में जो कोर्ट में थे वो युवती के बयान होने थे। बताया जा रहा है वहीं पर जो युवती से कुछ इसकी कहासुनी हुई, उसके बाद वहां से ये युवती का मोबाइल और स्कूटी लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद कल से ये लापता था, नहीं मिला। आज सुबह जो था इसका शव युवक का था वो राले चौहान गाँव के अंदर गोली लगा शव मिला है। शव के पास ही तमंचा पड़ा है और जो युवती की स्कूटी है वो ही पड़ी हुई है। जो मृतक युवक है उसके परिजनों का आरोप है कि जो युवती है उसके भाई और उसके परिजनों ने जो है वो गोली मारकर युवक की हत्या की है और उसका जो शव है वो वहां पर डाल दिया है। और एक रात पहले भी जो मृतक है उसके परिवार वालों से जो है युवती के परिवार वालों ने मारपीट की थी। तो इन सब आरोपों को लगाते हुए आरोप लगाकर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है जो युवती है और उसके परिजन है जिन्होंने हत्या की है उन सबको गिरफ्तार किया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर मोर्चारी के बाहर काफी देर तक जाम लगाए रखा और हंगामा करा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है जो सुसाइड है और जो दूसरा हत्या है उन सब एंगलों पर जांच की जा रही है। फिलहाल जो परिजनों ने आरोप लगाए हैं, जो तहरीर दी है, उन सबको जो है जांच में शामिल किया जा रहा है। और इलाके में जो सीसीटीवी लगे हैं कि आखिर युवक यहाँ तक कैसे पहुंचा या किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या करी है, जो सीसीटीवी के एविडेंस है वो भी जुटाए जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर जूडो के खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। आरोपी कोच सतीश शर्मा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। फार्म हाउस में कोचिंग देने के बहाने छेड़छाड़ की। देहरादून की रहने वाली है पीड़ित और जूडो खिलाड़ी देहरादून से ट्रांसफर होकर आई है। तो एफआईआर देहात के भोजपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो फार्म हाउस में कोचिंग देने के बहाने छेड़छाड़ की, इसी को लेकर देखिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर जूडो के खिलाड़ी की साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। आरोपी कोच सतीश शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि फार्म हाउस में कोचिंग देने के बहाने छेड़छाड़ की थी और इसी को लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। देखिए, ये थाना भोजपुर क्षेत्र में हमने एक एफआईआर जो कि देहरादून से ट्रांसफर होकर आई है, में ये बताया गया है कि युवती के द्वारा कि वो जूडो की प्लेयर है एवं उसके कोच के द्वारा उसको यहाँ पे इस्लाम नगर चौकी क्षेत्र में लेके आया गया एवं उसके साथ में छेड़खानी करी गई है। फिलहाल हमने इसमें एफआईआर जो देहरादून में रजिस्टर हुई थी 0 एफआईआर में उसको अपने क्राइम नंबर पर ले लिया। इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रारंभ कर ली गई है तथा इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और ये खबर देखिए मुरादाबाद से है, जहां पर जूडो की खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपचंद हमारे साथ जुड़ गए। दीपचंद, इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है? मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर की ये जूडो खिलाड़ी है जो कि देहरादून में ट्रेनिंग कर रही थी जूडो की। इसी दौरान इसको मुरादाबाद में सतीश शर्मा जो जूडो के कोच हैं उनके पास भेजा गया था। लेकिन जूडो के कोच पर यह आरोप है कि इनके द्वारा इस जूडो खिलाड़ी के साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाकर छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद युवती द्वारा देहरादून में एक तहरीर दी गई। चूंकि मामला मुरादाबाद के भोजपुर से जुड़ा हुआ था, लिहाजा वहां से ट्रांसफर होकर जो तहरीर थी वो मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में आई है। और अब जो उसके कोच है सतीश शर्मा, उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुरादाबाद की भोजपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर नगर पंचायत बरखेड़ा में भ्रष्टाचार का खुलासा करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। पत्रकार इसरार ने नगर पंचायत के घोटाले की पोल खोली तो प्रभारी ईओ एसडीएम नागेंद्र पांडे चेयरमैन ने ठेकेदार से पत्रकार पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। आरोप ये है कि मुकदमा एसडीएम नागेंद्र पांडे और नगर पंचायत चेयरमैन श्याम बिहारी भोजवाल के इशारे पर यह दर्ज कराया गया। और साथ ही पत्रकार का आरोप है कि मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा है, जिससे तंग आकर पत्रकार इसरार और उनकी पत्नी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। पत्रकार को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबर पीलीभीत से सामने आ रही है। ये देखिए, कस्बा बरखेड़ा के रहने वाले इसरार, उसकी पत्नी मिराज द्वारा आज सुबह एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उन्होंने स्वयं द्वारा जहर पीना दिखाया तथा साथ ही कुछ लोगों पर प्रताड़ना करने का आरोप भी लगाया।
उसके पश्चात वह दंपति एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल पहुंचा है, जहां पर उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। साथ यह भी अवगत कराना है कि पत्रकार के विरुद्ध कुछ लोगों द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे, जिनके संबंध में थाना बरखेड़ा पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संपूर्ण प्रकरण की विस्तार से जांच की जा रही है। मेरे भाई ने खबर लगाई थी, वो हैं पत्रकार केसरिया न्यूज से। तो ये नगर पंचायत चेयरमैन का ठेका हुआ था नाले का, तो ये ठेका देखने गए होंगे, वहाँ पे पी लाइट लगती होगी, तो उन्होंने खबर निकाल दी। तो उसके लिए जब चेयरमैन नगर पंचायत श्यामबारी भोजवाल को पता चला, तो चेयरमैन श्यामबारी भोजवाल ने नूरिया के ठेकेदार हैं, क्या नाम है उनका, मोइन खान से कह के मुकदमा लिखवा दिया कि मुझसे 15,000 रुपये मांग रहे हैं। इस बात को कहा कि इसको मामले को मैंने नहीं कहा है, तब भी उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया था। आज पता चला भाई ने जहर पी लिया है, उनकी भाभी ने हमारी जहर पी लिया है। हमें योगी सरकार से बस यही है कि ये श्यामबारी भोजवाल के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरिपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिपाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि थाना बरखेड़ा कस्बे का ये रहने वाला पीड़ित पत्रकार है। बताया जा रहा है कि पूर्व में इसने नाला निर्माण को लेकर के जो नगर पंचायत है वो बरखेड़ा, उसकी खबर प्रकाशित की थी और इसी बात से नाराज इसका आरोप है कि जो एसडीएम प्रभारी ईओ हैं नागेंद्र पांडे और जो चेयरमैन श्यामबारी भोजवाल हैं, इन लोगों ने उस ठेकेदार से फर्जी तौर पर तहरीर दिला करके रंगदारी की, पुलिस से रातों मुकदमा लिखवा दिया। और इसके बाद पुलिस जो थी वो लगातार इस पत्रकार को एसडीएम के इशारे पर प्रताड़ित कर रही थी, इस तरह का इस पत्रकार का आरोप था। और इसी बात से परेशान होकर के पत्रकार ने अपनी पत्नी के साथ जहर पी लिया और जहर पीने के बाद जो वीडियो था वो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया और जो परिवार के लोग थे उन्होंने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उन दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा, लेकिन जो नगर पंचायत के चेयरमैन श्यामबारी भोजवाल, उन्होंने फिलहाल सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जो ठेकेदार था उससे पत्रकार जो इसरार है, उन्होंने खबर प्रकाशित करने के बाद कुछ पैसे की डिमांड की थी और उसी आधार पर उसने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने रंगदारी का मुकदमा लिखा था। तो कुल मिलाकर के जो पत्रकार है उसके आरोप अलग है, जो नगर पंचायत का चेयरमैन है उसके आरोप अलग है। और इस पर सबसे जो गंभीर आरोप है वो फिलहाल ईओ प्रभारी जो एसडीएम नागेंद्र पांडे उन पर है कि नागेंद्र पांडे के इशारे पर इस ठेकेदार ने पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिखवाया और पुलिस ने रातों रात गुपचुप तरह से इस मुकदमे को लिख करके कार्रवाई को अंजाम दिया। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं पत्रकारों को लगातार निशाना बना रही है और जो पत्रकार उनके खिलाफ अगर किसी तरह की कोई तहरीर जाती है तो पुलिस बिना संकोच के तुरंत मुकदमा लिख करके कार्रवाई कर देती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर आगरा से, जहां पर ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम की मॉक ड्रिल की गई। एंटी ड्रोन सिस्टम में ड्रोन निष्क्रिय कर गिराया है। ताजमहल में लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। बताया जा रहा है कि 500 मीटर परिधि में एंटी ड्रोन सिस्टम करेगा काम। तो ताजमहल दशहरा घाट पर एंटी ड्रोन मॉक ड्रिल किया गया है और देखिए ताजमहल में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा, जो कि 500 मीटर परिधि में एंटी ड्रोन सिस्टम पर यह काम करेगा। खबर आगरा से, जहां पर ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम की मॉक ड्रिल की गई है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर देखिए तैयारियां की जा रही थी और ताजमहल में लगाया जाएगा एंटी ड्रोन सिस्टम। देखिए, आज ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसकी मॉक ड्रिल करी गई, जिसमें उड़े हुए ड्रोन को डिटेक्ट किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा और उसे न्यूट्रलाइज किया गया। ये सिस्टम लगभग 8 किलोमीटर के अंदर की रेंज में जितने भी एरिया है जहाँ से ड्रोन उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है। जो लोग जिस लोकेशन से वो ड्रोन उड़ रहा है उसको भी डिटेक्ट करता है, ड्रोन की करंट लोकेशन भी डिटेक्ट करता है और 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज भी करता है। इसको आज ताजमहल के अंदर इंस्टॉल कराया जा रहा है। और अब खबर श्रावस्ती से, जहां पर भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला। दलित किशोरी के अपहरण का ये पूरा मामला है और खबर चलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सोनवा हरदत्त नगर थाने की टीम ने बरामदगी है किशोरी को भेजा गया है डॉक्टरी परीक्षण के लिए। आरोपी अब भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सोनवा के चंदन कोटिया नासिरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए हरदत्त नगर थाने की टीम ने बरामदगी कर ली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। दलित किशोरी के अपहरण का ये पूरा मामला है और खबर चलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बताया जा रहा है कि हरदत्त नगर थाने की टीम ने युवती की बरामदगी कर ली है और किशोरी को
डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी अभी फरार है, पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। सूरवा के चंदन कोटिया नासिरगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला है। ये खबर श्रावस्ती से है, जहां पर खबर चलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अब आरोपी की तलाश की जा रही है, जो कि फरार हो चुका है। सूरवा के चंदन कोटिया नासिरगंज का ये पूरा मामला है। खबर लखनऊ से है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है। लोहिया पथ पर तेज रफ्तार कार अचानक पलट गई है। कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया है। राहगीरों की मदद से अस्पताल उन्हें भेजा गया। तो तेज रफ्तार कार अचानक पलट गई है। तेज रफ्तार का ये कहर जो है देखने को मिला है लोहिया पथ पर, और कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया है। राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खबर मेरठ से, जहां पर शराब ठेकेदार को हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी की गई है। शराब ठेकेदार से ठगे गए 50 लाख रुपए। फर्म में अकाउंटेंट युवती ने इस वारदात को अंजाम दिया है। ठेकेदार की पत्नी ने एसएसपी से शिकायत की है। मेडकल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ठेकेदार से 50 लाख रुपए की ये ठगी की गई है। खबर मेरठ से सामने आ रही, जहां पर शराब ठेकेदार को हनी ट्रैप में फंसाकर बड़ी ठगी की गई है। 50 लाख रुपए की ये ठगी की गई है। फर्म में अकाउंटेंट युवती ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मैं एसएसपी ऑफिस इसलिए आई हूँ। मनीषा नाम की एक लड़की है जो मेरे पति को बार बार ठगी के नाम पे पैसे लेती रहती है और हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने पति के लिए न्याय मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे देने के लिए नहीं है कि जो मैं बार बार उसको पैसे देती रहूँ। क्या करती है वो? जी, मैं वो मेडिकल कॉलेज में JNM है, और जिसकी वजह से वो नौकरी के बहाने से मेरे पति के पास आई थी। इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ कि मैं इतना ज्यादा पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि बार बार झूठी तहरीर के नाम पे वो पैसे लेती रहती है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गया है। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? ये बड़ी ठगी की गई है। बिल्कुल, ये एक बड़ी ठगी का मामला है, और आरोप ये है कि जो लड़की है वो अकाउंटेंट है। इन्हीं की फर्म में जो पीड़ित हैं वो एक रिटायर्ड फौजी हैं और शराब के ठेकों के ठेकेदार हैं। अब इन्होंने एक शिकायत जो है वो दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है एसएसपी ऑफिस में, और ये कहा है कि जो आरोपी मनीषा है वो लगातार इनके पति से पैसे ले रही है, और अब तक करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वो अपने पास ट्रांसफर करा चुकी है, और उसको हनी ट्रैप में भी फंसाया गया है, और फिर से उसी तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं। और पीड़ित का कहना है कि इस पूरे मामले में केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 5000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड इश्यू सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये फंडिंग 15 साल की अवधि वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के माध्यम से की गई है, जिसे पूरी तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम ने सब्सक्राइब किया है। इस बॉन्ड पर सालाना 7.75% का ब्याज दर तय किया गया है, और इसे BSE पर लिस्ट किया जाएगा। ये इश्यू कंपनी की अब तक की सबसे लंबी अवधि की डोमेस्टिक बॉन्ड डील मानी जा रही है। इस बॉन्ड के जरिए मिले फंड का इस्तेमाल कंपनी अपने डॉलर बॉन्ड की बैक प्रक्रिया में कर सकती है, और जिस पर फैसला 31 मई 2025 को बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। इस कदम से अडानी पोर्ट्स की औसत कर्ज अवधि 4.8 साल से बढ़कर 6.2 साल हो गई है। तो ये खबर देखिए सामने आ रही है। एनसीडी के माध्यम से इससे की जो पूरी फंडिंग है वो पूरी कर ली गई है, और भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसे सब्सक्राइब किया है। तो कंपनी के कैपिटल मैनेजमेंट का यह हिस्सा है, और फंडिंग के स्रोतों में इसे विविधता लाना है। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है। 35,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी। 2004 में नियुक्त शिक्षकों के लिए ये बड़ा झटका है। विशिष्ट BTC बैच 2004 से नियुक्त हुए थे शिक्षक। 35,738 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनके नियुक्ति की तारीख दिसंबर 2005 मानी जाएगी। सेवा की गणना नियुक्ति की तिथि से की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।
35,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। 2004 में नियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गया है। संदीप, ये बड़ा झटका दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला है कि जो 35,000 देखिए अध्यापक हैं, अब उनको देखिए पुरानी जो पेंशन है वो नहीं दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने देखिए सचिव में जो उनको एक उन्होंने पत्र भेजा और उसमें उन्होंने इस पूरी जो स्थिति को है यहाँ पर स्पष्ट किया है। और इसमें देखिए साफ तौर पर ये बताया गया है कि 2004 में जो नियुक्त शिक्षक थे देखिए उनके लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि विशिष्ट बीटीसी बैच 2004 से इन सबको नियुक्ति मिली गई थी। 35,738 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इनकी नियुक्ति की देखिए जो तारीख है वो दिसंबर 2005 तक मानी जाएगी, यानी सेवा की जो गणना नियुक्ति की तिथि है वो मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि देखिए वैसे ही तमाम शिक्षक जो हैं, आपने देखा है कि किस कश्मकश से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो फैसला देखिए दिया गया है कि उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, ये उनके लिए चौंकाने वाला है, उनके परिवार के लिए मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत बड़ा झटका देखा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर के रहने वाले पंकज मल्होत्रा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पुनर्जीवित करने का एक प्रेरणादायक प्रयास किया है। 300 साल पुराना सरोद वाद्य यंत्र कोलकाता से मंगवाया, प्राचीन संगीत व संस्कृति को न्यू जनरेशन तक पहुंचाया। फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक क्लास तक के स्टूडेंट सरोद वाद्य यंत्र को छूकर बजाने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। सरोद वाद्य यंत्र की धुन से मानसिक स्थिति में सुधार लाती है और मेडिसिन का काम करती है। सरोद जो पहले राजा महाराजाओं के दरबारों की शोभा बढ़ाता था, आज की पीढ़ी के लिए लगभग अपरिचित हो चुका है। मोबाइल और वेस्टर्न म्यूजिक के दौर में पंकज जी ने ये ठाना है कि वो इस धरोहर को बच्चों तक पहुंचाएंगे। पिछले 2 सालों से एक मैंने इनिशिएटिव शुरू किया, जो मैंने समझा कि कमी है। स्पर्श के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें कि मैं देखता था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो वाद्य हैं वो बच्चों तक पहुंच नहीं पाते। तो मेरे प्रयास से मैंने यहाँ पर काफ़ी म्यूजिक टीचर से बात किया था। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा बजाना नहीं चाहता इंस्ट्रूमेंट को, तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और यहाँ स्मॉल वंडर स्कूल में पहली शुरुआत की। यहाँ 5th तक का स्कूल था और बच्चों को कच्ची मिट्टी में हम कहते हैं ना ढाल सकते हैं, तो मैंने प्रयास किया, वहाँ सबको बताया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को दिखाया, सब बच्चों को उनके पकड़ने के हिसाब से, उनके छूने के हिसाब से उनको मौका दिया छूने का। तो उस प्रयास से 10 बच्चे अलग अलग वाद्यों को बजा रहे हैं।